ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले कौन कौन से वायदे किए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले कहा था, लोग तो कांग्रेस के 10 साल के कुशासन से दुखी थे, परेशान थे। लोग बदलाव चाहते थे, लोगों की इच्छा देश में थी कि कोई तीसरा मोर्चा बने, तीसरा फ्रंट बने। लोग अपना मन चाहा वोट देकर के जहां कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना चाहते थे, वही लोगों की इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता की सीढ़ी ना चढ़ सके। इसलिए तीसरे मोर्चे को अपना वोट देकर के अपनी सरकार बनाना चाहते थे। लेकिन हालात इस किस्म के थे कि तीसरे मोर्चे का गठन नहीं हुआ और लोगों ने मजबूर होकर के नरेंद्र मोदी जी की बातों पे भरोसा करके देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया। सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों से वायदा किया था कि अगर मेरी सरकार बन गई तो कांग्रेस के लोगों ने जो इस देश से धन लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया, उस काले धन को वापस लेकर के आएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जन धन योजना के तहत जमा करा देंगे। वायदा बहुत बड़ा था, आम आदमी ने ये मान लिया था कि पैसा बाहर से, विदेश से हमारे देश में आ जाएगा और अगर हर आदमी के खाते में 15-15 लाख जब आएगा तो जो आज कर्जा सर पे चढ़ा हुआ कर्जा उतर जाएगा। वहीं बचे हुए पैसे से छोटा मोटा धंधा करके अपने बच्चों का पेट पालने का काम करेंगे। इस देश की 70% आबादी जो गांव में बसती है, जो केवल खेती पे निर्भर करने वाले लोग हैं, उनसे कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और उसके साथ साथ वायदा किया था कि किसान के खेत की फसल का जो लागत मूल्य है उससे 50% किसान को ज्यादा देकर के मालो माल करेंगे। पढ़े लिखे नौजवान बच्चे से कहा था, देश में 2 करोड़ बच्चों को हर साल नौकरी और रोजगार देंगे। जो नौकरी से, रोजगार से वंचित रह जाएगा उसे 9,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। अलग अलग वर्गों से हर किसी से वायदे किए। लोगों ने मोदी की बात पे विश्वास करके देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना दी। 4 महीने के बाद जब हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश के लोगों से कहा था कि हरियाणा मेरा दूसरा घर है। मैं हरियाणा के लोगों की कठिनाइयों को अच्छी तरह से जानता और समझता हूं। उन्होंने कहा था कि मैंने 6 वर्ष तक हरियाणा में रह करके संगठन को मजबूत बनाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर गया हूं। उन्होंने कहा था जो ठेका प्रथा कांग्रेस के समय में शुरू की गई थी, उस ठेका प्रथा को खत्म करूंगा और लोगों से वायदा कर दिया था कि जो कच्चे कर्मचारी है उन सबको पक्का कर देंगे। चाहे कोई गेस्ट का टीचर था, चाहे कोई लैब असिस्टेंट था, चाहे कंप्यूटर का सहायक था, चाहे कोई हमारी बहन बेटियां नर्सें लगी हुई थी या कोई गांव का सफाई कर्मचारी था, उससे भी वायदा किया था कि पक्का करेंगे। वायदा किया था पक्के लगे हुए कर्मचारियों को पंजाब के सम्मान वेतनमान देंगे। हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवान से कहा था 5 लाख बच्चों को हर साल नौकरी और रोजगार देंगे। यहां भी बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया गया। वहीं उसके साथ साथ किसान से कहा था 24 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे में ट्यूबवेल का कनेक्शन देंगे।
नहर के अंतिम छोर पे पानी पहुंचा करके किसान के खेत की फसल पकाएंगे। और ये भी कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करके किसान को मालो माल कर देंगे। वायदे बड़े थे, लोगों ने यहां पे भी विश्वास किया, यहां भी सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद जब 1 वर्ष बीत गया तो टेलीविजन के माध्यम से, अखबार से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, आपस में चर्चा शुरू कर दी कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे से वायदे किए थे, वायदे पूरे करने की बजाय कहीं देश में भ्रम पैदा करके हमारा ध्यान बांटने का काम कर रहे हैं। आपका ध्यान बंटे, इसके लिए सबसे पहले मोदी ने नारा दिया स्वच्छ भारत का। गांव के पंच से लेकर के जिला परिषद के चेयरमैन तक, चपरासी से लेकर के डीसी तक, एमएलए से लेकर के मुख्यमंत्री तक, हर व्यक्ति के हाथ में 1 वर्ष तक झाड़ू पकड़ा करके लोगों का बेवकूफ बनाने का काम किया। 1 वर्ष के बाद जब लोगों के समझ में आ गई कि स्वच्छ भारत के नाम से केवल ध्यान बांटने का प्रयास है, तो फिर इस देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया। कहीं हमारा ध्यान बांटने के लिए गाय का नाम लिया गया, कहीं गीता का नाम लिया गया, कभी हमारा ध्यान बांटने के लिए हैपनिंग हरियाणा की बात करी, डिजिटल हरियाणा का नाम लिया। और हमारा ध्यान बांटने के लिए हरियाणा की गोल्डन जुबली 50वीं वर्षगांठ को 1 वर्ष तक लगातार इस प्रदेश में मनाने के नाम पे 1700 करोड़ रुपया गाड़े खून पसीने की आपकी कमाई को अपने चैत्य लोगों की जेब में डाल करके फिर हमारा ध्यान बांटने की कोशिश करी। आज प्रदेश और देश में हालात इस किस्म के हैं, जब लोकसभा का चुनाव होगा, 100 का 100% लोकसभा के चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता से बाहर हो जाएगी। जहां भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता से बाहर होगी, वहीं लोग कांग्रेस के उस 10 साल के कुशासन को आज तक भूल नहीं पाए। किस तरह से कांग्रेस के राज में इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को चरम सीमा पे पहुंचाया गया, कैसे इस देश को विश्व के सतर के ऊपर कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पे बदनाम किया। 2G के स्कैम कराए, 2G के स्कैम के साथ साथ कोयले का बड़ा स्कैम हुआ, कोयले के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पे भी हजारों करोड़ रुपया घोटाले के रूप में अंदर खाने का काम किया। लोग आने वाले समय में कांग्रेस को भी नजदीक नहीं फटकने देंगे। आने वाले समय में 100 का 100% इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती के पक्ष में मतदान करके इस देश की प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जहां देश में बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे, वहीं आज हरियाणा प्रदेश के हालात इस किस्म के हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी से दुखी है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों की इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश से जाए, क्योंकि आज के हालात में ना तो कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे है। आज किसान परेशान है, आज व्यापारी परेशान है, आज कर्मचारी दुखी है। आज जिस किसान को ये कहा गया था कि तेरे को स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करके मालो माल करेंगे, आज किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जब अपनी खेत की फसल निकाल करके धान बाजार में बेचने गया था, जिस धान की कीमत सरकार की तरफ से उस वक्त में 1550 रुपए मुकर्रर की हुई थी, किसान को उसकी धान की फसल का पूरा भाव देने की बजाय 250 से 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम के ऊपर काट लिए गए थे। जब किसान ने पूछा कि मेरे 250-300 रुपए किस बात के कम दिए जा रहे हैं, तो सरकार की तरफ से आगे से जवाब था कि तेरा धान गीला है, तेरे धान में नमी है, इसके लिए तुझे कम दिया जा रहा है। मैंने हरियाणा प्रदेश की सारी मंडियों में जाकर के किसानों से खड़े होकर के पूछा, मिलकर के बात करी कि सरकार आपके धान की खरीद पूरे पैसे दे करके कर रही है। जब किसानों ने कहा कि हमारे पूरे फसल के दाम मिल नहीं रहे, मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास हमारी पार्टी के तीनों एमपीओं को
पार्टी के सारे विधायकों को साथ लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने का समय लिया और मुख्यमंत्री से मिलकर के जब मैंने उनसे कहा कि हमने बहुत सारी किस्से और कहानियां सुने हैं, हमने ये तो सुना था कि एक वक्त इस देश के अंदर ऐसा था जब चोर डाकू आया करते थे, कोई गांव का बड़ा सेठ जो धनाढ़ हुआ करता था उसके घर के अंदर जाकर के उसको बंधक बना करके उसका धन लूट करके ले जाया करते थे। जब प्रजातंत्र नहीं था, जब लोकतंत्र नहीं था, जब सरकार नाम की चीज नहीं थी, केवल और केवल ऐसे लोगों का वर्चस्व होता था कि लोग लूट करके लेकर के चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज तो प्रजातंत्र है, आज लोकतंत्र है, आज प्रदेश के अंदर सरकार है, आप मुख्यमंत्री है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर इस प्रदेश के अंदर किसान की जेब से कोई नमी के नाम पे पैसा निकालने का काम करता है। मैंने कहा कि जिस तरह से मंडी के अंदर आज किसान की जेब के ऊपर डाके पड़ रहे हैं, आज सरकार की तरफ से उन डाकों को रोकने की बजाय डाके मारने वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि हम केवल एक बात आपसे पूछने के लिए आए हैं। आज तक हरियाणा प्रदेश का किसान अपनी फसल मंडी में ले जाकर के जब बेचता था, चाहे सरकार हमारी थी चाहे सरकार किसी और की थी, किसान का एक एक दाना सरकार की जिम्मेवारी होती थी खरीदने की। लेकिन आज जहां आपकी सरकार किसान का एक एक दाना खरीदती, वहीं किसान को लूटने का काम कर रही है। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि आप धान की नमी के नाम के ऊपर एक पॉइंट जब बढ़ता है 18 से 19 होता है तो 15 रुपए ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 18 से 25 तक जब पहुंचता है तो 85 रुपए ले सकते हो। लेकिन 85 की बजाय आपकी सरकार में बैठे लोग 250 से 300 रुपया क्विंटल का किसान का काट रही है। मैंने पूछा कि ये पैसा जो आज कट रहा है क्या आपके खाते में आ रहा है? मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि ये कोई केंद्र की एजेंसी जो इस धान की खरीद कर रही है उस एजेंसी के पास जा रहा है? मैंने पूछा या फिर जो बिचौलिए हैं, जो दलाल किस्म के लोग हैं, वो इस पैसे को अपनी जेब में डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री कहने लगा नमी के नाम पे किसान को पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा हम पैसा देने को तैयार है, लेकिन जो पैसा ज्यादा लिया जा रहा है वो पैसा किसके पास जा रहा है, क्या आप इसकी इंक्वायरी कराओगे? मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि इंक्वायरी कराऊंगा, जो भी कोई इसके लिए जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आज 4 साल हो गए लगातार किसान की फसल मंडी में आज लूटी जा रही है। जहां किसान की फसल को ये बीजेपी की सरकार लूटने का काम कर रही है, वहीं किसान और ज्यादा कैसे कमजोर हो, इसके लिए किसान की जेब से बिना बताए, बिना पूछे, बिना अंगूठे दस्तखत कराए 500 रुपया पर एकड़ के हिसाब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से आपकी जेब से हर साल हजारों करोड़ रुपया निकाल करके अंबानी और अडानी के खाते में जमा करा दिया जाता है। आज सरकार आपको लूट रही है, जिनके पास अथाह पैसा है उनको मालो माल करने का काम कर रही है। ये सरकार केवल और केवल पूंजीपतियों की सरकार है। चौधरी देवीलाल कहते थे कि या तो इस देश के अंदर 2 किस्म के लोग बसते हैं, एक कमेरा वर्ग है और एक लुटेरा वर्ग है। आज सरकार लुटेरा वर्ग के हाथों के अंदर खेल रही है। इसीलिए आज हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी और परेशान है। जहां बीजेपी की सरकार से दुखी है, परेशान है, वहीं कांग्रेस के लोगों की दाढ़ भी आज साथियों जूतियों में बट रही है। कांग्रेस भी आज 5-6 धड़ों में अलग अलग बटी हुई है। जहां कांग्रेस बट करके हरियाणा प्रदेश के अंदर उस 10 साल के राज को आज हरियाणा प्रदेश के लोग भूल नहीं पाए हैं। कैसे सराउंडिंग का इलाका दिल्ली का था, जहां लोगों की जमीन की कीमत बेशुम कीमती थी, जहां जमीन करोड़ रुपए एकड़, 2 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से बिकती थी। कांग्रेस के 10 साल के कुशासन के अंदर किसान को उसकी जमीन के दफा 6 के नोटिस दे करके कोड़ियों के भाव बेचने पे मजबूर कर दिया जाता था। और जब किसान किसी बिल्डर को अपनी जमीन बेच देता था तो उस किसान की जमीन को सरकार में बैठे लोग उन बिल्डरों के साथ हाथ मिला करके उनके साथ साठ-गांठ करके उस जमीन को रिलीज कर देते थे। उसी का नतीजा है कि आज इस प्रदेश का जो पहले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, आज उसके खिलाफ जो आज जो उसके खिलाफ सीबीआई की रेड हो रही है, आज जो उसके खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं, जिसको लेकर के आज वो कह रहे हैं कि मुझे डराया और धमकाया जा रहा है। ये लगातार 4 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचाने के प्रयास में था। आज जब उन लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि आने वाले समय में
बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठजोड़ की प्रदेश में सरकार बनेगी, उनको इस बात की चिंता सताने लगी थी। जब हम आप लोगों को साथ लेकर के जब आप लोगों को साथ लेकर के 2016 के अंदर 10 नवंबर को जो SYL को लेकर के फैसला आया था, और फैसला आने के बाद आपका जब फैसला आया और फैसला आने के बाद हमने सरकार से कहा कि इस फैसले को लागू करा करके किसान के खेत तक पानी पहुंचे, उसके लिए आप हमारे हिस्से का पानी केंद्र की सरकार पे दबाव बढ़ा करके नहर का निर्माण करवा करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवा करके हमारे हिस्से का पानी हमें दिलवाने का काम करो। जहां सरकार पानी में अड़चन बनती जा रही थी, वही कांग्रेस के लोगों ने भी SYL के नाम के ऊपर जहां आंदोलन करना चाहिए था, जहां आपकी आवाज बढ़ना चाहिए था, जहां लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लड़ाई लड़ने की बजाय कहीं उन लोगों ने मुंह फेरने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक अकेली पार्टी थी। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।